जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री की हम चर्चा करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल जो है पूरा हम पढ़ लेंगे और हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे और इसके अलावा वैदिक काल की भी चर्चा करेंगे। तो हम बता दें कि ये सब जो क्वेश्चन हैं आने वाला यूपी पेट 2025, इसके अलावा जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जीएस में अगर हिस्ट्री पूछा जाता है, हिस्ट्री वो भी एंशिएंट हिस्ट्री है, इन टॉपिक से ज़रूर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए पूरी तरह लाभदायक होगा। आप वीडियो को पूरी तरह देखते रहिए। हम चर्चा करते हैं आगे। पूरा पाषाण काल को आप जानते हैं 3 भागों में है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को 3 युगों में हम चर्चा करते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो हम उसमें मेन रूप से 2 संस्कृति हैं, उसी की चर्चा करते हैं। पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। एक क्या है, पंजाब प्रांत से सोहन नदी घाटी तक का इस विस्तार है। इसमें जो हथियार मिले हैं वो कैसे हथियार हैं? पेबुल हैं, चापर हैं, चापिंग का मतलब है जो दोहरी धार दोनों तरफ होती हैं, ऐसे जो है हथियार को चापिंग कहा जाता था। नेक्स्ट जो संस्कृति है हैंडेक्स संस्कृति है। इसका हैंडेक्स संस्कृति का जो विस्तार है मदुरई से अतिरमपक्कम तक है। और इसमें जो हथियार मिले हैं क्लीवर और स्क्रेबर मिला है। क्लीवर क्या था? दोनों तरफ धार हैं। और स्क्रेबर क्या है? खुरचनी है, लेकिन ये भी दोनों तरफ जो है मिलता है धार। ठीक है। अब बात करते हैं जो हैंडेक्स संस्कृति है। हैंडेक्स संस्कृति में कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी चर्चा कर ले। जैसे कश्मीर घाटी है, तो कश्मीर घाटी से क्या मिला है? पहलगांव से हाथ की जो है कुल्हाड़ी मिली है। राजस्थान के नागौर जिले से सिंगी तालाब का साक्ष्य मिला है। गुजरात के कच्छ से हस्त कुठार और खुरचनी मिली है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के हथनौरा जो क्षेत्र है वहाँ से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला, यह प्राचीनतम साक्ष्य है। इसके अलावा भीमबेटका से जो साक्ष्य मिला 600 वर्ष प्राचीन जो गुफाएं मिली है, वहाँ से गुफाओं पर चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भीमबेटका से मिला है। और भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का उदाहरण है। यूपी की बात करें तो यूपी में बेलन घाटी है मिर्जापुर में, वहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र से निवासा के आसपास से वेदनी और खुरचनी का साक्ष्य मिला है। उड़ीसा से बात करें, उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, वहाँ से खुरचनी, कुल्हाड़ी और ब्लेड के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल यह जो है फलक संस्कृति से संबंधित है। यहाँ क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चैड और ब्लेड का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो औजार का यूज होता था फलक, खुरचनी, बेधनी और तछड़ी का प्रयोग हुआ है। महाराष्ट्र के क्षेत्र से बात करें तो निवासा के निकट चिरकी के उद्योग एवं निवास का साक्ष्य मिला है और राजस्थान से लूनी उद्योग मिला है। इसके अलावा आप बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल का। उच्च पूरा पाषाण काल मैगडेलियन संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से नए चकमक उद्योग की स्थापना का साक्ष्य मिलता है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस के उदय का भी साक्ष्य मिलता है। तो उच्च पूरा पाषाण काल यहाँ से कंफर्म हो जाता है। अब आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण काल की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यहाँ के जो औजार थे वो चैड, फ्लीट और कैलिसिडोनी, स्फटिक, जेस्पर और कार्लेनियर हैं। ठीक है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी 1857 में CL कार्लाइल ने दिया था। आगे बात करें तो
यहाँ से जो महत्वपूर्ण स्थल है उनकी हम चर्चा करते हैं और उस स्थल से क्या क्या मिला है जो क्वेश्चन बन सकता है। बागोर जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे बात करें, आदमगढ़ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से भी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब देखो ऊपर भी प्राचीन साक्ष्य है, यहाँ प्राचीनतम साक्ष्य है। तो प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। आगे बात करते हैं पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से जम्बू द्वीप और द्वितीय द्वीप का शैलाश्रय का साक्ष्य मिला है। आगे बात करते हैं सराय नाहरगढ़ जो प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है, यहाँ से कुछ युगल समाधि और बूचड़खाना मिला है। मादहा की बात करें तो ये भी प्रतापगढ़ में है, यहाँ से 14 मानव समाधान एक साथ जो है 4 मानव कंकाल का भी साक्ष्य मिला है यहाँ से। आगे बात करते हैं दमदमा जो प्रतापगढ़ में स्थित है, यहाँ से 41 मानव समाधान 3 मानव कंकाल का कब्र और हाथी दांत का जो लॉकेट का साक्ष्य मिला है। अगला जो स्थान है चुपानी मांडो इलाहाबाद में स्थित है, अनगढ़ किस्म का मृदभान हथौड़ा और झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। अगर पूछा है झोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो चुपानी मांडो कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। लेखैया की बात करें तो मिर्जापुर में स्थित है, यहाँ पे 17 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। लंघनाच गुजरात में स्थित है, यहाँ 14 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में स्थित है, यहाँ लघु पाषाण काल के उपकरण का साक्ष्य मिला है। तो ये मध्य पाषाण काल के जो भी इम्पोर्टेंट स्थल थे उसका जो है ब्यौरा हम लोग देखे। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के इसी तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग होना शुरू हो गया था और पशुपालन के साथ साथ खेती का भी साक्ष्य मिलता है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है जैसे मेहरगढ़, बुजहों, गुप्त कराल, कोलडीबा, मेहधा, चौपानी मांडो, ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाते हैं। पहली बात करें तो मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से मिश्रित खेती के साक्ष्य मिलता है। साथ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। यह इसे क्या कहते हैं? बलूचिस्तान को या मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गर्द आवास मानव के साथ कुत्ता दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है। गुप्त कराल की बात कर लेते हैं, कश्मीर में स्थित है। यहाँ कुम्हार की गुफा हड्डी की सुई के साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। आगे बात करते हैं कोलडीबा। कोलडीबा जो है इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ये वाले यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी अगर पूछा जाए तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी मेहरगढ़ पढ़े थे, ये कोलडीबा की खोज से पहले की बात है। जब से कोलडीबा की खोज हुई है तो खेती या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए कहाँ से मिलता है तो कोलडीबा से मिलता है, इलाहाबाद में। और बात करते हैं महगढ़ा इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ से जो है पसवाड़ा और धान एवं जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। आगे बात करते हैं चौपानी मांडो। चौपानी मांडो इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। धान की खेती का भी साक्ष्य चौपानी मांडो से मिलता है। आगे हम बात कर लेते हैं चिराद जो कि बिहार में स्थित है। यहाँ से क्या है? पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, जानवर की हड्डी के औजार का साक्ष्य मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिराद बिहार के लिए भी है। अब बात करते हैं बूदिहाल, दक्षिण भारत में है। यहाँ रागी की फसल का साक्ष्य मिलता है। आगे इनाम गांव महाराष्ट्र में एक स्थल है, यहाँ से किलाबंद बस्ती का प्रमाण मिलता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित बहुत ही फेमस है। यहाँ पालतू जानवर जैसे गाय, बैल, बकरी के साक्ष्य मिलते हैं। आगे बात करते हैं अतरंजी खेड़ा जो कि एटा जिला में है। यहाँ से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो अगर हम 5 क्वेश्चन की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है नवपाषाण काल से संबंधित हैं, तो एक अतरंजी खेड़ा है, यहाँ से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। एक कोलडीबा है, यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक। और एक जो है बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, यहाँ मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य है। मेहरगढ़ की बात करें, यहाँ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलता है। और मेहरगढ़ को
क्या बोलते हैं, रोटी की टोकरी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आगे बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम कह सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आना तय ही रहता है अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात किया जाए, पाषाण काल की। वेलन घाट की बात हम करते हैं जो कि यूपी में स्थित है। पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल के उपकरण का जो साक्ष्य मिलता है वेलन नदी घाटी से मिलता है। आगे बागोर जो राजस्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। भीमबेटका की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। गुफाओं पर चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य, लिख लो भाई IMP। ठीक है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय जो उच्च पूर्व पाषाण काल से माना जाता है। मेहरगढ़ को आप जानते हैं रोटी की टोकरी बोला जाता है। खेती के साथ पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। कृषि का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। आगे लहुरा देव यूपी में स्थित है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, एक सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यह जो है 5000 BC से 1750 BC के आसपास ये माना जाता है। ये जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसे नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है और यह त्रिभुजाकार में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी के पूर्वी क्षेत्र है वो है आलमगीरपुर, यूपी में स्थित है। किस नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और उत्तरी भाग की बात करें, सबसे उत्तरी कौन सा स्थल, मांडा है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है कश्मीर क्षेत्र में। सबसे दक्षिणी बात करें तो दैमाबाद है, महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे पे। और पश्चिमी की बात करें तो वो है सुतकाडेनडोर, बलूचिस्तान में स्थित है, दास की नदी के तट पर। अब बात करेंगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल की। ठीक है, चलो बस स्टार्ट हो गया। हड़प्पा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये देखो शॉर्ट नोट्स है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लगभग क्वेश्चन मिलना तय ही रहता है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। यह रावी नदी के तट के बाएं तरफ जो है स्थित है। यहाँ से अन्नागार का साक्ष्य मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का भी साक्ष्य मिला है। ये 457 कब्र का उल्लेख मिला है और श्रृंगार दान का भी उल्लेख मिलता है। अगला स्थल जो हमारा है मोहनजोदड़ो, सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं, यहाँ से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, विशाल अन्नागार का भी साक्ष्य मिला है, कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला है, पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है, घर घर कुएं का साक्ष्य मिला है, सीपी बना पैमाना मिला है सीपी का। और यहाँ का जो शासन था जनतंत्रात्मक था। यहाँ से 21 मानव कंकाल का भी साक्ष्य मिला है। तो इतना सभी जो फैक्ट मिलता है मोहनजोदड़ो से। यहाँ का एक स्थल है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो का खोज जो NG मजुमदार ने किया, या सिंधु नदी के तट पर 1931 ईस्वी में इसकी खोज किया था। यहाँ पे स्थल जो है दुर्गीकृत नहीं है। यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना और लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पे ही कुत्ते के पंजे का जो छाप मिला है, अंजन सालिका भी मिला है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं लोथल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज यशा राव ने करवाया था। बात करते हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिलता है। बंदरगाह, फारस की मुद्रा बटन के आकार का था, वो भी साक्ष्य मिलता है। चावल का साक्ष्य मिलता है। दिशा मापक यंत्र का साक्ष्य मिलता है। 3 युगल समाधियों का भी साक्ष्य मिलता है। अब बात करते हैं धौलावीरा
गुजरात में स्थित है। जगपत जोशी ने इसकी खोज कराया और RS बिष्ट इनके साथ थे। यह नगर जो आयताकार स्थित है 3 भाग में, ठीक है। आगे बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। नगर 2 भागों में थे। जुते हुए खेत का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। शैल क्रिया का साक्ष्य यानी ऑपरेशन का साक्ष्य मिलता है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कालीबंगा राजस्थान से मिलता है। नगर 2 भाग में बटे थे, दोनों प्राचीर से घिरे थे, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट जो है स्थल है सुतकाडन डोर, ठीक है, सुरकोदा है, ये गुजरात में स्थित है। जगपत जोशी ने 1964 में इसकी खोज की। घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला है। कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यही 2 फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, घोड़े की अस्थियाँ और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। आगे बात करते हैं रंगपुर की। बात करें, रंगपुर जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी का ढेर मिला है और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। अगला है कुंतासी, राजकोट गुजरात में स्थित है। चूड़िया और अंगूठी एवं बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। जूनी कुरान गुजरात में स्थित है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो से एक बार पूछ लिया था, तो इसको आप ध्यान रखना थोड़ा। जूनी कुरान गुजरात में स्थित है और स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। बनावली की बात करें, हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर। नगर योजना शतरंज के बिसात के समान था। यहाँ पे मिट्टी के हल, अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला। सेल खड़ी के मनके यहाँ से मिले हैं, बनावली हरियाणा से। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी अगर बस्ती की बात किया जाए तो राखी गढ़ी थी। इसके अलावा बात करते हैं रोपड़ पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के तट पर। मानव और कुत्ता दफनाने का साक्ष्य एक ही साथ मिलता है। यहाँ जो रोपड़ है यह आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला प्रथम हड़प्पाई स्थल था। आगे बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी में स्थित है। प्रवरा नदी के तट पर है। यहाँ से कांसे का रथ का साक्ष्य मिलता है। आलमगीर की बात करें तो आलमगीर जो है यूपी मेरठ में स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगे अगर बात करें जो यहाँ पे बंदरगाह मिलते हैं, बंदरगाह कुछ जैसे लोथल हो गया, सुतकाडन डोर हो गया, बालाकोट, ये जो है हड़प्पाइन सभ्यता के बंदरगाह हैं। एक कोड बेजी है, यहाँ से कांसे की चूड़ियों के साथ मिले हैं। अब आगे बात करते हैं वेदों की बात करते हैं। ये देखो जो नोट्स दे रहे हैं, ये ऐसा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा भाई, ये खुद पढ़ के बनाया हुआ है, तो इसको पूरी तरह देखना और सच में तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। ये 2 पेज में पूरा वैदिक काल ही समाप्त हो जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वेद कितने हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और सभी वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक होते हैं और उपनिषद होते हैं, ठीक है। तो एक एक की हम बात करते जाते हैं और चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, यहाँ पे 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी। अभी बात करेंगे ऋग्वेद के और जो फैक्ट हैं उससे पहले आरण्यक, उपनिषद वगैरह सब की बात हम कर लेते हैं। ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ का वर्णन मिलता है, राज्याभिषेक के नियम का जो है साक्ष्य मिलता है या वर्णन मिलता है। कौशितकी में ऐसा कुछ अभी नहीं है, तो 2 याद रखना, ब्राह्मण कौन सा, ऐत्रेय और कौशितकी। आरण्यक 2 हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। उपनिषद कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी है, ठीक है। अगर टोटल उपनिषद की बात करें तो टोटल हमारे पास 108 उपनिषद हैं। उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित होते हैं। आगे जो दूसरा वेद है उसे बोलते हैं सामवेद। सामवेद के 2 ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक टांड ब्राह्मण, एक जैमिनी, ठीक है। जो टांड ब्राह्मण है इसमें 25 ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है और जैमिनी ब्राह्मण में ऊंचा मत बोलो,
दीवालों के भी कान होते हैं, ऐसा वर्णन जैमिनी ब्राह्मण में मिलता है, जो कि सामवेद का ब्राह्मण है। आगे जो सामवेद का अरण्यक है छंदोग्य और जैमिनी है, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें ये सबसे प्राचीन जो उपनिषद है। 3 आश्रमों का वर्णन अगर पूछा जाए तो सामवेद के छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी में ब्रह्म और आत्मा के संवाद का भी वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ही ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद के जो अरण्यक हैं वो शतपथ अरण्यक, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक हैं। बृहदारण्यक की बात करें तो इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का उल्लेख मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमा का साक्ष्य जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जो यजुर्वेद का भाग है। आगे बात करें तो कठु उपनिषद की बात करें तो यम और नचिकेता का संवाद का साक्ष्य मिलता है, कठु उपनिषद में मिलता है। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म की चर्चा मिलती है। और श्वेताश्वर जो उपनिषद है इसमें भक्ति इंद्र मोक्ष का प्रथा का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें अधिक अन्न उपजाऊ का साक्ष्य मिलता है। जावालोक में 4 ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद का एक गोपद ब्राह्मण है, इसका कोई अरण्यक नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। इसमें 2 है, मुंडकोपनिषद है, इसमें कहा गया है सत्यमेव जयते, बहुत पढ़ा जाता है सत्यमेव जयते। किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। और इसी में एक मांडुक्य निषद है जो सबसे छोटा जो है उपनिषद है। अब इतना हम बात कर लिए ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद का। अब चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा करके सभी 4 वेदों पे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की। सुनते जाइए। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। 11 बाल खिल्य हैं, 1028 सूक्ति हैं। इसके पुरोहित को ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे उन्हें होता या होत्री बोला जाता था। जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल की बात करें तो 5 मंडल ऐसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तीसरे मंडल की बात करें तो तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है और इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। चौथे मंडल की बात करें तो वामदेव से संबंधित है और इसमें कृषि का वर्णन मिलता है। जो 7वां मंडल है वो गुरु वशिष्ठ से संबंधित है, इसमें 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन मिलता है। 9वां जो मंडल है पौमान अंगिरा से संबंधित है और इसमें सोमदेव का वर्णन मिलता है। 10वां जो मंडल है इसमें शूद्र सूक्त और महासूक्त का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो वेद है सामवेद। सामवेद 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें 75 मंत्र जो है स्वतंत्र हैं, यानी कि लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, केवल 75 मंत्र सामवेद का अपना है। इसके सामवेद में जो मंत्र उच्चारण करता थे उन्हें उद्गाता बोला जाता है या जो पुरोहित थे। इसमें 3 शाखाओं का वर्णन है, कौथुम, राजतीय और जैमिनी, ठीक है। यहाँ पे मंत्रों का गायन भी किया जाता था, ठीक है। अब पूछा जाता है कि अगर संगीत को वर्णन किस वेद में मिलता है तो सामवेद में मिलता है। आगे नेक्स्ट जो वेद है यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ का वर्णन मिलता है, 1990 मंत्र का वर्णन मिलता है और 40 अध्याय का। एक चंपू काव्य में है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले मंत्र जो पुरोहित होते थे उन्हें अर्धायु बोला जाता था। यजुर्वेद के 2 पाठ हैं जिसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद बोला जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ समय ही संहिता का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद का। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 6000 मंत्र हैं। इनके पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता था। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में ही मिलता है। इसमें चिकित्सा और औषधि का भी साक्ष्य मिलता है।
अथर्ववेद में ही कहा गया सभा और जो समिति है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसमें अंग और मगध राज्य का भी वर्णन मिलता है। तो इतना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेदों से संबंधित है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं ये, ठीक है। जिससे बौद्ध संगीतियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें पहले जो बौद्ध संगीति है 483 BC में हुआ था। राजगृह स्थान था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु उस समय शासक थे। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ 383 BC, वैशाली स्थल है। स्वकामी या शुभकामी इसके अध्यक्ष हुए। और कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है, तीसरी बौद्ध संगीति को करवाया। तीसरा जो बौद्ध संगीति है 247 BC में हुआ, पाटलिपुत्र स्थान पे। मोगल्लीपुत्तिस इसके अध्यक्ष हुए अशोक के शासन काल में। चौथी जो बौद्ध संगीति है प्रथम शताब्दी में हुआ। कुंडल वन है कश्मीर में स्थित, और उसमें जो अध्यक्ष हुए वसुमित्र हुए। उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक घोष हुए। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो चौथी बौद्ध संगीति है उसमें संस्कृत भाषा को अपनाया गया, यानी कि जो भी बातें होगी संस्कृत भाषा में लिखित होगी। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसमें जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदायों में बढ़ गया, जिसे हीनयान और महायान कहा गया। हीनयान को निम्न मार्ग कहा जाता है। हीनयान की जो अनुयायी है बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मानते नहीं हैं। महायान के जो अनुयायी थे वो उत्कृष्ट मार्ग अपनाते हैं, बुद्ध को देवता मानते हैं, मूर्ति पूजा को भी मानते हैं। और महायान आगे चल के 2 संप्रदायों में बढ़ गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद में, ठीक है। अब बात करते हैं जो बौद्ध धर्म है उसमें संघ में स्त्रियों का प्रवेश कहाँ से हुआ, वैशाली से। बौद्ध धर्म में 3 पिटकों का वर्णन मिलता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का। विनय पिटक की बात करें तो इसमें संघ के जीवन के नियम के बारे में बताया गया है। सुत्त पिटक में नैतिक एवं सिद्धांतों के बारे में वर्णन मिलता है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला जितना है ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ देखना बुद्ध के बारे में बताया गया। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। राजगृह में इन्होंने दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षाकाल बिताए थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था, ठीक है। अंतिम वर्षाकाल वैशाली में बिताए थे। प्रथम धर्म अनुयायी इनके कौन थे, तपस और कालिक थे जो कि शूद्र थे। अंतिम अनुयायी सुबद्ध थे। गुर्जरा लघु शिलालेख में, ये अलग फैक्ट है दोनों, इसको भी याद रखना। गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक के नामोल्लेख मिलता है। भ्रातृ स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है अशोक ने। तो ये सब फैक्ट थे। इसके अलावा हम जो अगला वीडियो ले आएंगे उसमें बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। वो शॉर्ट नोट्स है हमारे हाथ से बनाया हुआ, उसमें लगभग 20 से 25 पेज में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम ख़त्म कर देंगे। तो पूरी तरह बने रहना हमारे वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।